स्वागत है साथियों आप सभी का फिर से हमारे इस चैनल पर। देखिए हमने जो प्राचीन इतिहास का श्रृंखला स्टार्ट किया है, आज उसी का नेक्स्ट वीडियो है। इसके बाद मौर्य काल का लास्ट वीडियो होगा और मैंने मौर्य काल को इस प्रकार से कंप्लीट किया है कि जो लोग यूपीएससी का एग्जाम दे रहे होंगे इस बार, यूपीएससी जैसे एनडीए सबका एग्जाम जो भी दे रहा होगा या वनडे एग्जाम कोई भी दे रहा होगा, पूरे पॉइंट कंप्लीट हो जाएंगे, एक भी छूटेगा नहीं मेरे हिसाब से। और इसके बाद एक और वीडियो बनेगा जिसमें कंप्लीट हो जाएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं आज का। मौर्य काल में प्रांतीय प्रशासन, कई बार एग्जाम ये पूछा है मौर्य काल में प्रांतीय प्रशासन के बारे में कि मौर्य साम्राज्य में जो मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था, जो 16 महाजनपद पे अपना साम्राज्य स्थापित किया था, उन 16 महाजनपद को एक कर लिया गया। तो उस छोटे छोटे साम्राज्य को मिलाकर के 5 बड़े प्रांतों में, यानी कि जैसे आज के समय में अगर देखा जाए तो हमारा एक भारत है और एक भारत जो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में बटा है, ठीक उसी प्रकार से मौर्य काल जो था वो 5 बड़े प्रांतों में बटा था। और जो 5 बड़े प्रांत थे उनका नाम क्या था? उत्तरापथ। जो उत्तर वाला था यानी जम्मू कश्मीर से वाला एरिया लेकर के अफगानिस्तान वाला एरिया, उसे उत्तरापथ कहा जाता था। उसकी राजधानी जो थी वो तक्षशिला। एग्जाम में कई बार पूछा है कि मौर्य साम्राज्य में जो उत्तरापथ था, उत्तरापथ की राजधानी कहाँ थी? तो था तक्षशिला। तक्षशिला हमने बताया जो पड़ता था पाकिस्तान गंधार में पड़ता था। दक्षिणापथ, दक्षिणा मतलब जो दक्षिण भारत है आज के समय में। दक्षिणापथ की जो राजधानी थी वो कहाँ थी? सुवर्णगिरी। सुवर्णगिरी मतलब होता है सोने की पहाड़ियाँ। स्वर्ण की पहाड़ियाँ, ये सोने की पहाड़ियाँ, ये कर्नाटक में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। सुवर्णगिरी कर्नाटक में पड़ता है। यहाँ पर दक्षिणापथ की राजधानी थी। अवंती, जो मैंने 16 महाजनपद बताया था कि सबसे बड़ा महाजनपद जो हुआ करता था अवंती, जिसे मौर्य साम्राज्य मिलाया गया था, उसकी जो राजधानी थी वो थी उज्जैनी। क्या राजधानी थी? उज्जैनी। उज्जैनी थी। फिर कलिंग, कलिंग जो उड़ीसा आज का है, यहाँ की राजधानी कहाँ थी? तोसाली। तो 5 प्रांतों थे उनमें से था एक उत्तरापथ, तक्षशिला राजधानी, दक्षिणापथ, सुवर्णगिरी राजधानी, अवंती, उज्जैनी, कलिंग, तोसाली। कलिंग मतलब आज के समय में उड़ीसा। और प्राची, उस वक्त जो मगध साम्राज्य था उसे प्राची कहा जाता था। उसकी राजधानी जो थी कहाँ थी? पाटलिपुत्र। एग्जाम में पूछ लेगा कि मध्य प्रदेश, मौर्य काल में मध्य प्रदेश की राजधानी या मध्य देश, मध्य प्रदेश नहीं मध्य देश की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र। या तो लिख देगा प्राची। प्राची की राजधानी कहाँ थी? तो था पाटलिपुत्र, जिसे पोलीब्रोथा कहा जाता था। यूनानी लोगों ने उसे क्या कहा गया? पाटलिपुत्र को यूनानी लेखकों ने उसे पोलीब्रोथा कहा है। एग्जाम में कई बार पूछा है कि पोलीब्रोथा का क्या नाम, पोलीब्रोथा किसके लिए यूज किया जाता? तो पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा जाता था। तो फिर उसके बाद जो प्रांत का जो मुखिया होता था उसे क्या कहा जाता था? प्रांतपति कहा जाता था। प्रांतपति कहा जाता था या कुमार। ये सामान्यतः जो प्रांतपति होते थे, यानी मैंने बताया था कि जो राजा हुआ करता था, राजा के कई पुत्र होते थे। जैसे कि जो बिंदुसार थे, बिंदुसार के 600 रानियाँ तो 100 से अधिक बच्चे थे। तो ये जो प्रांत थे, इन प्रांतों के जो मुखिया होते थे यही राजा के लड़के होते थे, अधिकतर कुमार ही होते थे। यानी कि जो प्रिंस, जो राजकुमार या युवराज जिसे कहा जाता था, वही अधिकतर प्रांतपति होते थे। राजा के घराने के ही लोग हुआ करते थे। तो इसीलिए मूर्ख लोग हुआ करते थे ना कि राजा के लड़के हैं तो ठीक से पढ़ाई लिखाई शिक्षा प्रशासन नहीं जानते थे, हवाबाजी करते थे, लेकिन प्रांतपति वही बनते थे। तो प्रांतपति को ही क्या कहा जाता था? कुमार कहा जाता था, या फिर उन्हें आर्यपुत्र भी कहा जाता था। तो जो प्रांत थे, प्रांत के मुखिया को प्रांतपति, कुमार या फिर आर्यपुत्र कहलाते थे, या उन्हें कहा जाता था। प्रांत को प्रांत न कर दो उस वक्त क्या कहा जाता था? चक्र कहा जाता है। एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि मौर्य साम्राज्य में प्रांत को क्या कहा जाता था? तो प्रांत को कहा जाता था चक्र। प्रांत को चक्र कहा जाता था, जो मंडलों में बटे थे। तो नीचे जैसे कि साम्राज्य हुआ करता था, एक साम्राज्य जो था वो 5 प्रांतों में बटा था और हर एक प्रांत जो होता था वो मंडलों में बटा होता था। आज मंडल बड़े हैं, आज भी तो प्रांत मंडलों में बटा है ना। जैसे उत्तर प्रदेश कितने मंडलों में बटा है? 18 मंडलों में बटा है। उसी प्रकार से साम्राज्य प्रांत में बटे थे, प्रांत मंडल में बटा था और मंडल जिले में बटे थे। आज भी तो ऐसे चल रहा है, जिले में बटे हैं। फिर ये जिला जो होता था ये गोप में बटे थे, गोप, और गोप जो था वो गांव में बटे थे। तो सबसे छोटा अगर पूछा जाए कि मौर्य साम्राज्य की सबसे छोटी इकाई क्या थी, तो वो थी ग्राम, और सबसे बड़ी क्या था? साम्राज्य। और साम्राज्य का जो मुखिया होता था उन्हें कहा जाता था सम्राट। उन्हें क्या कहा जाता था? सम्राट कहा जाता था। और प्रांत का जो मुखिया होता था उन्हें प्रांतपति कहा जाता था। और मंडल का जो मुखिया होता था उसे महामात्य कहा जाता था। मंडल का जो मुखिया होता था उसे महामात्य कहा जाता था। और जिले को विषय कहा जाता था या फिर आहार भी कहा जाता था। एग्जाम में कई बार पूछा है आहार किसे कहा जाता था? आहार कहा जाता था जिले को। और जिले का जो मुखिया होता था उसे कहा जाता था प्रादेशिक। तो जिले को विषय कहा जाता था या विषयपति भी कहा जाता था। जिले के मुखिया को विषयपति भी कहा जाता था और उसी को प्रादेशिक, उसका मुखिया जो होता था उसे प्रादेशिक कहा जाता था। और गोप का जो मुखिया होता था उसे स्थानिक कहा जाता था या रज्जुक भी कहा जाता था। रज्जुक
स्थानीय क्या रज्जुक कहा जाता था, और गांव का जो मुखिया होता था उसे ग्रामिक कहा जाता था। फिर उसके बाद नगर का प्रमुख अधिकारी, नगर का जो प्रमुख अधिकारी होता था, जो नगर में सड़क बनवाना है, पुल बनवाना है, नगर के जितने भी कार्य करने होते थे, उसका जो प्रमुख अधिकारी होता था उसे कहा जाता था एस्ट्रोनोमोई। ये पिछले साल आईएएस में ये क्वेश्चन पूछा था कि कि मौर्य काल में जो नगर का प्रमुख अधिकारी होता था उसे क्या कहा जाता था, उसे कहा जाता एस्ट्रोनोमोई। क्या कहा जाता था, एस्ट्रोनोमोई, नगर का प्रमुख अधिकारी। और जिले का नगर का जो प्रमुख अधिकारी होता था उसे तो एस्ट्रोनोमोई, और जो जिले का प्रमुख अधिकारी होता था जो टैक्स से वसूल करता था उसे कहा जाता था एग्रोनोमोई। एग्रोनोमोई कहा जाता था। जो जिले का प्रमुख होता था, जो राजस्व वसूल करता था, कृषि का विकास से संबंधित कार्य करता था, उसे कहा जाता था एग्रोनोमोई कहा जाता था। पाटलिपुत्र का नगर, क्योंकि जानते हैं कि मौर्य साम्राज्य के समय में पाटलिपुत्र राजधानी थी, जो आज का बिहार में पाटलिपुत्र पड़ता है, जो पटना है आज, उसी को पाटलिपुत्र कहा जाता था। पाटलिपुत्र का नगर प्रशासन जो था वह 30 सदस्यों के द्वारा पूरी नगर को चलाया जाता था, और 30 सदस्य जो थे 6 समितियों में बटे थे। 30 सदस्य 6 समितियों में बटे थे, और हर एक समिति में 5-5 सदस्य हुआ करते थे। एग्जाम में ये पूछा है कि पाटलिपुत्र का जो नगर प्रशासन था मौर्य काल में कितने सदस्यों के द्वारा चलाया जाता था, 30 सदस्यों के द्वारा। पूछा था फिर कितने समितियों में बटा था, तो 6 समितियों में बटा था। हर एक में कितने सदस्य थे, तो 5-5 सदस्य थे। तो पाटलिपुत्र नगर प्रशासन 30 सदस्यों के समूह के द्वारा चलाया जाता था, और जो 5 सदस्यों वाला था, हर एक जो समूह था वो कितने वाला था, 5 सदस्य वाला था, और वो कितनी समितियाँ थी, 6 समितियों में बटी थी। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। फिर वो कौन सी समितियाँ थी, 6 समितियाँ, उसका एग्जाम पूछा है कि निम्नलिखित में से मौर्य साम्राज्य के समय में कि पाटलिपुत्र में निम्न में से कौन सी 6 समितियों में सम्मिलित नहीं था। तो इसी में से 3-4 दे देता है, फिर उसी में 1-2 नहीं दे देता है, मतलब 4 ऑप्शन देगा तो 3 इसी में से दे देगा, 1 नहीं रहेगा उनमें से। एक था शिल्प समिति। शिल्प समिति का मतलब जो कला का निर्माण करने वाली जो समिति होती है, कि आप नगर में घूम घूम के देखिए कि कला का निर्माण कैसे हो रहा है, कहाँ पर बिल्डिंग भवन कैसे कैसे बन रहे हैं, उसकी जांच कीजिए। तो शिल्प समिति थी एक दूसरी थी विदेशी समिति। विदेशी समिति का कार्य था कि जो विदेश के व्यक्ति हमारे देश में आए हैं उनकी ठीक से देखभाल हो रही है कि नहीं हो रही है। ऐसा तो नहीं कि उन पर आक्रमण हो रहा है, उनको मार कर भगाया जा रहा है, या उनके अधिकारों का हनन हो रहा है। तो वो जो थी विदेशी समिति थी, और विदेशी व्यापार का भी नियमन करती थी, विदेशी व्यापारियों को भी नियंत्रित करती थी, रेगुलेशन करता था। तो एक शिल्प समिति, एक विदेशी समिति, और एक जनसंख्या समिति। मौर्य काल के समय में जनसंख्या समिति भी बनी थी, जो जनसंख्या का क्या करती थी, जनगणना भी करती थी, गणना भी करती थी, और जनसंख्या का ठीक से विभाजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मतलब जनसंख्या को पूरी तरीके से अपना कार्य करती थी। जनसंख्या को कंट्रोल करना, नियंत्रित करना, नियमित करना, ये सब पूरा कार्य करती थी जनसंख्या समिति। और उद्योग व्यापार समिति, उद्योग व्यापार यानी उद्योग धंधे को बढ़ावा देने के लिए एक समिति बनाई गई थी जिसका नाम था उद्योग व्यापार, यानी उद्योग धंधे अपने कार्य ठीक से करें, उनमें कोई बाधा न आए, तो उसके लिए उद्योग व्यापार समिति बनाई गई थी। और वस्तु निरीक्षक भी समिति बनाई गई थी। वस्तु निरीक्षक समिति का मतलब है ऐसा तो नहीं कोई वस्तु मिलावटी बना के बेच रहे हैं मार्केट में, और उसमें घोटालेबाजी तो नहीं कर रहे हैं, ठीक से उसका नियंत्रण हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो वस्तु निरीक्षक समिति बनी थी। फिर एक कर समिति बनी थी, जो कि क्या करती थी, करों को, टैक्स को वसूल करने के कार्य करती थी। एक कर समिति बनी थी, करों को वसूल करने के कार्य करती थी, उसे कहते थे कर समिति। ये याद रखना है आपको। फिर उसके बाद है, जैसे आज वर्तमान समय में हमारे यहाँ न्यायालय है, उसी प्रकार से उस वक्त भी न्यायालय थे। उस वक्त ऐसे तो कहा जाता मौर्य काल का जो न्यायालय का जो सबसे प्रमुख था, साम्राज्य में सबसे बड़ा जो न्यायाधीश था वो तो राजा हुआ करता था। लेकिन फिर भी न्यायालय जो 2 प्रकार से बटे थे, एक था दीवानी न्यायालय और एक था फौजदारी न्यायालय। आज भी होता है, जिनमें मार झगड़े गोजी डंडे वाले जो केस सुने जाते हैं उसे कहते हैं फौजदारी न्यायालय। और जहाँ पर विवाह, तलाक, भूमि से विवाद संबंधी केस सुने जाते हैं उसे कहा जाता है दीवानी न्यायालय, सिविल कोर्ट कहा जाता है। और फौजदारी वाले को क्रिमिनल कोर्ट कहा जाता है, क्रिमिनल कोर्ट। तो दीवानी न्यायालय को उस वक्त कहा जाता था धर्मस्थीय। और पिछले कल वीडियो मैंने बताया था कि जो दीवानी न्यायालय का जो मुखिया होता था, जो जज होता था, उसे क्या कहा जाता था, उसे व्यावहारिक कहा जाता था। क्या कहा जाता था, व्यावहारिक कहा जाता था। और जो फौजदारी न्यायालय को क्या कहा जाता था, कंटक शोधन कहलाता था। जो फौजदारी न्यायालय था उसको कंटक शोधन। और इसका जो मुखिया होता था उसे क्या कहा जाता था, प्रतिष्ठी, उसे प्रतिष्ठी कहा जाता था। इसका जो मुखिया होता था, चीफ जस्टिस जो होता था। फिर उस वक्त मौर्य प्रशासन का सबसे जो प्रसिद्ध चीज था वो था उस वक्त की गुप्तचर व्यवस्था। जैसे वर्तमान समय में कहा जाता है कि इजराइल की जो गुप्तचर व्यवस्था है वो सबसे अच्छी व्यवस्था मानी जाती है, क्योंकि गुप्तचर व्यवस्था में क्या होता है कि लोग नगर में जाकर घूम घूम के जगह जगह पता करते हैं कि कौन कौन गलत कार्यवाहियों में लिप्त हैं, या फिर किसके खिलाफ
कौन हम राजा के खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है, ऐसी पूरी जानकारी मिलती है। जैसे इजराइल वाले आजकल भी महिलाओं का यूज करते हैं, खूबसूरत सूरत महिलाएं लगा देंगे और उनके पीछे किसी को भी किसी के बारे में राज की बात जानना है तो उसके पीछे लगा देते हैं महिलाओं को। लोग पुरुषों के पीछे तो जल्दी नहीं आएंगे, लेकिन खूबसूरत महिलाओं को पीछे जल्दी आ जाएंगे और उसके साथ जब चले जाएंगे तो राज की बातें बता देते हैं। उसी प्रकार से मौर्य समय में ही जो गुप्तचर थे इन्हें गुढ़ पुरुष कहा गया है। एग्जाम में तो यही पूछा है पॉइंट कि गुढ़ पुरुष निम्नलिखित में से मौर्य साम्राज्य के समय में किसे कहा जाता था, तो गुढ़ पुरुष का मतलब होता है गुप्तचरों को गुढ़ पुरुष कहा जाता था। और इन्हें पुरुष और महिलाएं दोनों हुआ करते थे गुप्तचर में पुरुष और महिलाएं दोनों हुआ करते थे। और जिन्हें राजा के द्वारा नियुक्त किया जाता था, यानी एक संगठन बनाकर रहते थे, ये किसी जगह स्थिर होकर रहते थे, उन्हें कहा जाता था संस्था। यानी वे गुप्तचर जो संगठित होते थे, जो राजा के द्वारा स्थापित किए थे और एक जगह रहते थे, उन्हें कहा जाता था संस्था। और जो गुप्तचर जगह जगह घूम फिर करके गुप्तचर करते थे, उन्हें कहा जाता था संचरा। संचरा मतलब संचार करने वाले लोग, उसे कहा जाता था संचरा। और गुण पुरुषों का जो मुखिया होता था उन्हें कहा जाता था महामात्य सर्प। महामात्य सर्प कहा जाता था उन्हें, महामात्या सर्प कहा जाता था। फिर कर, उस वक्त जो कर वसूल किया, देखो मौर्य साम्राज्य का जो प्रमुख उस वक्त उद्योग धंधा के रूप में था कृषि था, प्रमुख क्या थी, कृषि था उस वक्त। जैसे कि जो यूनानी में लेखक मेगास्थनीज था, उसने लिखा है कि भारत में कभी अकाल नहीं पड़ते थे। लेकिन अर्थशास्त्र जो कहता है, अर्थशास्त्र नहीं, महासंघिक अभिलेख जो बंगाल में, बांग्लादेश में आज वर्तमान समय में जो महासंघिक अभिलेख है चंद्रगुप्त मौर्य का, उसमें बताया गया कि भारत में अकाल पड़ते थे। तो उस वक्त भारत में अकाल पड़ते थे, कुछ पुस्तकें कहती हैं, जैसे कि महासंघिक अभिलेख कहता है। तो उस वक्त कर जो वसूल किया जाता था अलग अलग जगहों से वसूल किया जाता था। जो फल फूल सब्जी पर जो कर लगाया जाता उसे कहा जाता था सेतु। फलों पर, फूलों पर, सब्जियों पर जो टैक्स लगाया जाता उसे कहा जाता था सेतु कहा जाता था। और नगरों पर जो कर लगाया जाता था, नगर महानगर पे, उन्हें दुर्ग कहा जाता था। और पशुओं से जो टैक्स वसूल किया जाता था उसे ब्रज कहा जाता था। ब्रज, पशुओं से जो टैक्स वसूल किया जाता था, पशुओं पर जो कर लगाया जाता था उसे कहते थे ब्रज। और जो राजकीय भूमि होती थी, राजा की जो भूमि हुआ करती थी, और राजा की भूमि जो हुआ करती थी, उन पर जो टैक्स वसूल किया जाता था उसे कहा जाता था सीता। राजा अपनी को भूमि देकर दूसरे से खेती करवाता था। ऐसे तो मौर्य साम्राज्य के समय में कहा गया है अर्थशास्त्र की पुस्तक में कि पूरी भूमि का मालिक जो होता है वो राजा ही होता था। तो राजा अपनी भूमि जिसको देकर खेती करवाता था उससे टैक्स वसूल करता था, उसे कहते थे सीता। राज्य की भूमि को सीता कहा जाता था। प्रलय किसे कहा जाता था, आपातकालीन कर को क्या कहा जाता था, प्रलय। जैसे राजा को मान लीजिए कि इमरजेंसी में कोनो आवश्यकता पड़ गई तो अचानक से कर लगा देता था, उसे कहा जाता था आपातकालीन कर। और आपातकालीन कर को प्रलय कहा जाता था। और नगद कर को, राजा कभी कभी नगद कर भी लगा देता था कि किसी के पास अगर इतनी पैसा है, इतना भूमि है, इनकम पे कर लगा देता था, जिसे कहते थे नगद कर, कि आपने इतना पैसा कमा लिया है तो उस पर जो कर देंगे उसे कहा जाता था हिरण्य। उसे क्या कहा जाता था, हिरण्य कहा जाता था। मौर्य प्रशासन में जो नगद कर यानी इनकम पे लगाए जाते थे जो कर, जिसे आज के समय का इनकम टैक्स, तो उसे क्या कहा जाता था, हिरण्य कहा जाता था। फिर उस वक्त जो बंदरगाह, क्योंकि भारत का व्यापार पूर्वी देशों के साथ भी होता था मौर्य साम्राज्य में और पश्चिमी देशों के साथ। तो पूर्वी देशों के साथ जैसे कि श्रीलंका के साथ हो गया, इधर म्यांमार, थाईलैंड, इस सब के साथ जो व्यापार हो गया, भारत का जो व्यापार होता था वो ताम्रलिप्ति बंदरगाह होता था। ताम्रलिप्ति बंदरगाह कहाँ पर है, तो ये बंगाल में है। ताम्रलिप्ति बंदरगाह क्या है, बंगाल में। ये एग्जाम में पूछा है कि ताम्रलिप्ति बंदरगाह या पूर्वी देशों के साथ भारत का जो व्यापार होता था मौर्य काल में वो किस बंदरगाह से होता था, तो ताम्रलिप्ति बंदरगाह से। ये प्रमुख व्यापार केंद्र था, कहाँ का, बंगाल में उपस्थित है। फिर भड़ोच, गुजरात में है भड़ोच। सोपारा ये महाराष्ट्र में है, जो सोपारा अभिलेख भी बताया था मैंने। और भड़ोच ये गुजरात में पड़ता है। तो भड़ोच और सोपारा ये जो दोनों बंदरगाह, ये दोनों भी बंदरगाह थे। ये बंदरगाह जो है पश्चिमी तट पर, क्योंकि गुजरात पश्चिमी तट पे, महाराष्ट्र भी पश्चिमी तट पे, वहाँ से ये मिस्र, ईरान, यूनान, इन सब के लिए व्यापार करने के लिए मौर्य साम्राज्य में इन बंदरगाहों को उपयोग किया जाता था, भड़ोच और सोपारा बंदरगाह का। फिर सार्थवा पूछा गया, अभी पिछले साल ये आईएएस में क्वेश्चन आया था कि सार्थवा किसे कहा जाता था। तो मौर्य साम्राज्य में जो लोग व्यापारी हुआ करते थे, व्यापारियों का जो मुखिया हुआ करता था उसे सार्थवाह कहा जाता था। व्यापारियों के मुखिया को क्या कहा जाता था, सार्थवाह। एग्जाम में आप देख लीजिएगा, ये आएगा क्वेश्चन कि सार्थवाह मौर्य साम्राज्य के समय में किसे कहा जाता था, तो व्यापारियों के समूह को सार्थवाह कहा जाता था। फिर आयात किन किन चीज़ों से कहाँ से किया जाता था, मौर्य साम्राज्य में किन किन चीज़ों का आयात कहाँ से किया जाता था।
सीरिया, भूमध्य सागर के पास, वहाँ पर ठंडे रसीले फलों की उत्पत्ति ज़्यादा होती है, तो वहीं पर शराब ज़्यादा बनता है। जैसे नींबू, संतरा, मौसम्बी सबका जहाँ पर उत्पादन यदि अधिक होगा वहाँ पर शराब अधिक बनेंगे। तो सीरिया से शराब का मंगाया जाता था मौर्य साम्राज्य में। चीन से रेशम की आयात की जाती थी। चीन से रेशम की आयात की जाती थी। ताम्रपर्णी से मोती की आयात की जाती थी। ताम्रपर्णी से मोती की आयात की जाती थी। और पश्चिमी एशिया से घोड़े का, पश्चिमी एशिया मतलब वो जो यूरोप से सटा हुआ एरिया होता है भारत एशिया का, उसे कहते हैं पश्चिमी एशिया। और पश्चिमी एशिया से किसकी आयात की जाती थी? घोड़े की, घोड़े का आयात किया जाता था। और नेपाल से कंबल का आयात किया जाता था। नेपाल से कंबल का आयात किया जाता था। फिर राजकीय मुद्रा को क्या कहा जाता था भाई? उस वक्त मौर्य साम्राज्य में जो मुद्रा चलती थी उन्हें क्या कहा जाता था? राजकीय मतलब राजा की जो मुद्रा थी, जिसको मान्यता प्राप्त थी, उसे पड़ कहा जाता था। उसे क्या कहा जाता था? पड़। इसी को अर्थशास्त्र में पड़ को ही रूप कहा गया है। रूप कहा गया है। पड़ को क्या कहा गया है? रूप। अर्थशास्त्र की पुस्तक में पड़ मुद्रा को क्या कहा गया है? पड़ को रूप कहा गया है। सोने का सिक्का जो होता था उसे क्या कहा गया है? सुवर्ण या फिर पाद सिक्का कहा गया है। सुवर्ण या फिर पाद सिक्का कहा गया है। इसमें अर्थशास्त्र में जो चाणक्य ने लिखा है अर्थशास्त्र, उसमें सुवर्ण एवं पाद कहा गया है। चांदी के सिक्कों को क्या कहा गया है? करसापड़। चांदी के सिक्कों को अर्थशास्त्र में करसापड़ कहा गया है। और तांबे के सिक्के को मासक कहा गया है। तांबे के सिक्के को मासक कहा गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। एक बार में ना अगर याद हो तो फिर 2 बार भी देख सकते हैं, 3 बार भी देख सकते हैं। ये तो यूट्यूब पे चाहे बार देख सकते हैं। फिर एक वीडियो और है, कल खत्म हो जाएगा। फिर मौर्य साम्राज्य एकदम अच्छे से एकदम डिटेल में कंप्लीट हो जाएगा कल। और फिर उसके बाद ज़्यादा वीडियो नहीं लगेंगे, 10 वीडियो और लगेंगे, जिसमें कि पूरी प्राचीन इतिहास समाप्त हो जाएगी। फिर उसके बाद कला और संस्कृति स्टार्ट करेंगे। तो चलिए, जो लोग जुड़े रहे सभी को धन्यवाद। गुड नाइट, बाय।